हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरा आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक का अनुमान, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अनुमान, तो बच्चों हिमांक का अनुमान जो है ये एकदम क्वथनांक उन्नयन के एकदम सेम जैसा ही है फार्मूला। यहाँ पर अगर क्वथनांक उन्नयन आपको पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा, देखे होंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो बच्चे क्वथनांक का उन्नयन नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देखें और फिर इसको जो है देखेंगे तो उनको बेहतर समझ में आएगा। बच्चों, आज क्वथनांक के उन्नयन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हिमांक का अनुमान पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हिमांक किसे कहते हैं। तो बच्चों हिमांक क्या होता है? वही हिमांक होता है बच्चों, आप रखते हैं, जानते हैं कि फ्रिज में आप पानी रख देते हैं, द्रव रख देते हैं तो क्या हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है, जम जाता है, जमना कहते हैं। समझ, हिमांक जो होता है किसी द्रव को हम क्या करते हैं, इसमें हिमांक में देखिए क्या होता है, कोई आपका लिक्विड होता है, क्या होता है, कोई लिक्विड होगा और इसको कूलिंग करके, किसी लिक्विड को क्या करेंगे, कूलिंग करके इसको किसमें चेंज किया जाता है, सॉलिड में चेंज किया जाता है। कूलिंग करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं आप। अगर पानी को, द्रव को, जैसे यहाँ लिक्विड में ले लिया जाए, वाटर ले लिया जाए, तो ये किस में चेंज होता है, आइस में चेंज हो जाता है। तो ये आइस में चेंज हो जाता है बच्चों, यानी कि जो आपका हिमांक अब किसको, लेकिन जिस निश्चित ताप पर इस फ्रिज में कोई लिक्विड जो है आपका ठोस में चेंज होगा, वही आपका जो निश्चित ताप होगा वही क्या कहलाएगा, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। प्रत्येक द्रव के लिए ये हिमांक जो होता है निश्चित होता है और भिन्न भिन्न जो है द्रव के लिए ये भिन्न होता है। तो यहाँ का हिमांक हम किसको कहेंगे, यानी कि किसी द्रव को ठंडा करके, या कह सकते हैं फ्रिज में रखकर किसी द्रव को ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। ये क्रिया जो कहलाएगी, आपका जो प्रोसेस एक कहलाएगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये जो क्रिया कहलाएगा, इसको हम कहेंगे जमना। क्या कहेंगे, जमना कहेंगे, या हिमीकरण कह सकते हैं। जमना या हिमीकरण इसको हम कह सकते हैं। और यह क्रिया जिस निश्चित ताप पर संपन्न होगी वही उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, यानी कि हिमांक को हम ऐसा भी, तो जो परिभाषा हमने बताया, परिभाषा कैसे कहेंगे, किसी द्रव को ठंडा करके बर्फ अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया, उसका क्या कहलाता है, हिमीकरण या जमना कहलाता है। और जिस निश्चित ताप पर वह द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, वह निश्चित ताप क्या कहलाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर, यानी कि कोई द्रव जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में बदल जाता है, वह निश्चित ताप ही उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। या दूसरे तरीके से हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है।
ठीक, ये परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं। पहली परिभाषा जो बताया वो लिख सकते हैं, और दूसरी परिभाषा इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यही क्या कहलाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। तो बच्चों ये तो हिमांक है। जैसे जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। बर्फ इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी जो होता है इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर और भी जो द्रव है वो उससे कम पर या इससे जो है ज़्यादा पर जमा हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग जो है विलायक या द्रव के लिए ये अलग अलग हिमांक होता है, और लेकिन वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो पानी जब आप फ्रिज में रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचेगा वो क्या होगा, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो, यानी कि वाटर आइस में चेंज हो जाएगा। चलिए बच्चों ये तो हो गया हिमांक किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं हिमांक अवनमन किसे कहते हैं। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों हिमांक अवनमन क्या होता है। बच्चों शुद्ध, जैसे आपका शुद्ध द्रव है इसका हिमांक कितना है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपका ये देखिए, ये आपका प्योर लिक्विड है। जैसे यहाँ पर क्या है, प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड में क्या है, ये हम ले रहे हैं वाटर है इसमें, और वाटर को जानते हैं इसका हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो शुद्ध है आपका द्रव है उसका हिमांक यानी कि जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों जब इसमें हम कोई आवासशील पदार्थ मिला देते हैं, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मिला देते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाता है, विलेन बन जाता है ना। तो यहाँ विलेन जो बन जाएगा इसमें दो चीजें होंगी, विलेय भी होगा और क्या होगा, विलायक भी होगा आपका यहाँ। तो ये आपका क्या, इसमें क्या है, सैल्यूट हो गया। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जैसे क्या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मान लीजिए सुक्रोज मिला दिया, ठीक है, इसमें क्या मिला दिया, सुक्रोज चीनी मिला दिया, तो ये आपका इसमें चीनी क्या हो गया, सैल्यूट हो गया। ये सैल्यूट इसमें क्या है आपका, सुक्रोज है ये, और इसमें ये आपका वाटर प्लस वाटर, इसमें क्या आपका सॉल्वेंट है, ये वाटर। इन दोनों से मिलकर क्या बना आपका, एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ। तो ये सॉल्यूशन, इसका हिमांक जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है शुद्ध पानी का। जब आप एक यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे सुक्रोज मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस सॉल्यूशन का जो हिमांक होता है, अब जो ये शुद्ध विलायक का जो आपका हिमांक है इसको हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ T है, ठीक है, क्या है, T है, और यहाँ पर इसका हिमांक मान लेते हैं क्या है, TS है, ठीक है। इसका हिमांक क्या, सॉल्यूशन का TS है। अब देखिए बच्चों ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में जमता है, तो इसके हिमांक में क्या होती है, कमी होती है। ये जो है आपका कहीं ना कहीं जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम इसका टेम्परेचर हो जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, उसे माइनस में हो जाएगा कुछ टेम्परेचर इसका घट सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, कुछ कम हो जाएगा। जब कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका जो हिमांक होगा, हिमांक घट जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ इसका हिमांक घट जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इसका हिमांक क्या होता है, यहाँ पर घट जाता है। कितना घट जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हिमांक क्या हो गया सॉल्यूशन का, ये देखिए कम हो जाएगा, और इसका हिमांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बच्चों। तो इसी को हम कहते हैं हिमांक का जो अवनमन होगा उसको हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा TF, ठीक, TF से, फ्रीजिंग पॉइंट है TF से दिखाएंगे इसको। और किसमें से अंतर करेंगे,
क्योंकि ये वाला घटता है जब सोल्यूशन बनता है, ये घटता है, तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। जानते हैं जब विलयन बनता है इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर इसका जो है वाष्प दाब कम होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसका हिमांक क्या हो जाएगा, कम रहेगा, इसका हिमांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए इसके अंतर को अब क्या कहेंगे, ये ज्यादा है और ये कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, हिमांक जो है अधिक है इसका, तो T माइनस क्या हो जाएगा, TS हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। तो हिमांक का अनुमान क्या है आपका, हिमांक का अनुमान यही आपका T माइनस TS को कहते हैं, हिमांक का अनुमान कहते हैं। तो यहाँ पर T क्या है आपका, T क्या है, जो आपका शुद्ध विलायक का हिमांक, TS क्या है, विलयन के बाद विलायक के बाद जब सॉल्यूट मिलाया गया विलयन बना, तो विलयन का हिमांक, डेल्टा TF क्या हुआ, विलयन जब बना तो विलयन के हिमांक में कमी, यानी कि अवनमन। अवनमन का मतलब बच्चों होता है कमी होता है, कमी होता है, अवनमन का मतलब घटना होता है, कमी होता है। तो ये आपका ये हुआ विलयन के हिमांक में कमी, यानी कि विलयन का हिमांक क्या यहाँ कहलाता है, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हम क्या कहते हैं, विलयन का हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हिमांक अवनमन को दूसरे तरीके से हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में, ये कि हिमांक अवनमन की परिभाषा यहाँ से आप लिख लेंगे, शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को कहते हैं डेल्टा TF, हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्योंकि ये वाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद ही हिमांक में क्या हुई है, विलयन बना है, उस हिमांक में क्या हुई, कमी हुई है, यानी कि विलायक के हिमांक में क्या हुई है, कमी हुई है, विलयन के हिमांक में क्या हुई, कमी हुई। तो हम यहाँ ऐसा भी परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो उस विलायक कह सकते हैं, विलायक में ही कमी होती है, या कह सकते हैं विलयन बन जाता है विलायक, या कह सकते हैं विलयन के हिमांक में जो कमी उत्पन्न होती है उसे उस विलयन, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं विलायक, उसे उस विलायक या विलयन का हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, या यहीं से आप डिफिनीशन अंतर के, इनका अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता है। इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात इतना समझ में आ गया होगा। बच्चों टेंशन ना लें और बहुत ध्यान से पढ़िए, एकदम धैर्य रख कर पढ़िए, और इसी तरीके से हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ, लेकिन बच्चों चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है जरूर करें, ताकि हम आपको आत्मविश्वास के साथ और अच्छा वीडियो जो है बना सकें। तो आइए देखिए आगे फिर
क्या होता है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो हिमांक में आपका अवनमन होता है, क्या है, हिमांक में अवनमन के लिए क्या फार्मूला बताया गया बच्चों, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, एफ क्या भैया, फ्रीजिंग पॉइंट है भैया। ठीक है, आपका डेल्टा टी एफ क्या हुआ, टी माइनस क्या हुआ, टी एस हुआ। ठीक है, यही आपका क्या है, फार्मूला है। तो ये अंतर है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा यहाँ, यूनिट ऑफ डेल्टा टी एफ, क्योंकि ये तापों का अंतर है इसलिए इसका जो यूनिट होगा डेल्टा टी एफ का क्या यूनिट होगा, ये भी टेम्परेचर ही है तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर जो है केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए। अब राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार क्या कहते हैं राउल्ट, कि जो डेल्टा टीएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता। ठीक है, मोललता के क्या होता है, मोललता को स्मॉल यम से दिखाते हैं, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये बताते हैं। तो डेल्टा यहाँ टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक के एफ, एक नया नियतांक लेंगे, के एफ हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका यम हो जाएगा। तो यहाँ के एफ क्या है, के एफ क्या है, एक नया स्थिरांक है, के एफ क्या है, एक नया स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, या क्या कह सकते हैं इसको, हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, या क्या कह सकते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, याद रहे क्वथनांक वाले में हमने क्या कहा था उसको, एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां से देखिए, ये आपका हो गया, समझ गया। और एक के एफ का मान भिन्न भिन्न विलायक के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न द्रव के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है के एफ का मान। बच्चों अब यहाँ से इसको हम, यहाँ से फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसको अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे, के एफ को यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए के एफ को डिफाइन करने के लिए जो आपका डेल्टा टी एफ है इक्वल टू क्या है, के एफ है इंटू क्या है एफ। अब हम मोललता को क्या कर लें भैया, इकाई। मोललता आपको मालूम है ना, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में घुलित होता है उस विलेन का क्या कहलाता है, मोललता कहलाती है। तो यम को अगर हम यूनिटी मान ले, इकाई मान ले यहाँ पर, ठीक है, इकाई मान ले, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के एफ। अब बच्चों के एफ क्या हो गया, जो मोलल अवनमन स्थिरांक है वो क्वथनांक हिमांक के अवनमन के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। कब बराबर हो रहा है, जब आपकी मोललता क्या हो, इकाई हो। ठीक है, अब यहाँ से हम डिफिनीशन इसकी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी विलायक का, ये विलायक के लिए होता है, ठीक है, ये विलायक का होता है, ये किसी विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक उस स्थिति में हिमांक अवनमन इसी के बराबर है ना, उस स्थिति में हिमांक के अवनमन के बराबर होता है जब
क्या हो, विलयन की मोललता इकाई हो। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप ये डिफिनीशन इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए, किसी विलायक का मोलल अनुमान स्थिरांक उस स्थिति में हिमांक के अनुमान के बराबर होता है जब विलयन की मोललता क्या हो, इकाई हो। ठीक है, यहाँ से ये डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। बच्चों इसको अब सूत्र को हमें इस वाले सूत्र को आगे बढ़ाना है, तो इस वाले सूत्र को आगे बढ़ाएंगे हम कैसे। तो देखिए बच्चों, जो आपका ये वाला फार्मूला है इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको यम, स्मॉल यम आपको मालूम है क्या होता है। देखिए स्मॉल जो यम है आपका क्या होता है, यन बाई क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है, विलय के मोलों की संख्या। ये क्या है, विलायक का किलोग्राम में बार होता है। आपने मोललता पढ़ रखा है इसलिए हम बहुत ज्यादा इधर नहीं बताएंगे, मोललता आपको मालूम है तो यहाँ आप रख लेंगे। ठीक है, और स्मॉल यन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू बाई यम होता है। ये क्या है, विलय का ग्राम में मात्रा होता है, और ये क्या होता है, विलय का मोलर द्रव्यमान या अणु भार होता है। चलो बच्चों अब इसको क्या करते हैं, इसमें हम रखते हैं, इस वाले फार्मूले में हम रख लेते हैं। तो यहाँ आपका मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ। तो यहाँ आपका क्या होगा, यन बाई कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, के एफ। यन का मान क्या है बच्चों, डब्ल्यू बाई क्या होता है, यम होता है, और नीचे आपका क्या है, कैपिटल यम। ठीक है, ये किलोग्राम में, अगर यहाँ बच्चों ग्राम में दिया हो तब क्या आप लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बाई यम। डब्ल्यू बाई यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा जब, अगर ये ग्राम में दिया इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, और यहाँ आपका यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या हो गया, ग्राम में। तो इसको सीरियल से लिख लेते हैं बच्चों, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, 1000 गुणे के एफ इंटू ये डब्ल्यू और ये यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो बच्चों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बच्चों ये जो फार्मूला है इसी पर सवाल भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये डेल्टा टी एफ वहाँ क्वेश्चन के उन्नयन वाले में भी यही तो था, इसी तरीके से, जहाँ वहाँ डेल्टा टी भी था, यहाँ टी एफ है। 1000 वहाँ भी था, ये डब्ल्यू वहाँ भी था, ये डब्ल्यू वहाँ भी था, ये एम वहाँ भी था, और यहाँ क्या था, के भी था। ठीक है, के एफ यहाँ के भी। तो दोनों का बच्चों फार्मूला आपको यहाँ, दोनों का फार्मूला सेम, आपको रटना नहीं है। दोनों का फार्मूला बच्चों डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, डिफिनीशन पूछ लेता है। ठीक है, मोलल अनुमान स्थिरांक किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इनका फार्मूला पूछ लेता है, और इन्हीं फार्मूले पर या तो फिर क्या होता है, सवाल न्यूमेरिकल्स जो है पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा आपको याद करना नहीं है। ये फार्मूला आपको याद रखिए, विलयन का अगर पूछ लेता है हिमांक कौन, तो ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये परिभाषा आपको एक याद होना चाहिए यहाँ से। तो ये आपका हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये क्या चीज है, यहाँ हमने लिखा था पीछे, हिमांक में अनुमान, विलयन के हिमांक में अनुमान। के एफ क्या है, मोलल अनुमान स्थान, ये डब्ल्यू क्या है, विलय का ग्राम में भार, और यम क्या है, उसी विलय का क्या है, मोलर द्रव्यमान। ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का ग्राम में, यहाँ विलायक का ग्राम में जो है भार है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बच्चों यहाँ से भी हम इसको मोलर अनुमान स्थिरांक को हम यहाँ से भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ से तो हमने डिफाइन कर लिया, चाहे यहाँ डिफिनीशन आप कर सके, चाहे यहाँ से आप कर लीजिए डिफिनीशन। अब देखिए यहाँ से हम कैसे इसको डिफिनीशन करते हैं। चलिए देखिए इसको यहाँ से हम कैसे डिफाइन करते हैं। बच्चों आप जानते हैं अभी यहाँ लिखा गया है स्मॉल एन डब्ल्यू बाई क्या होता है, यम। अगर इसी को बच्चों हम क्या मान लें, एक मोलों की संख्या 1 मोल मान ले इसी को हम यहाँ, और जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का ग्राम में भार है, इसी को हम 1000 ग्राम मान ले। अगर इसको आप यहाँ पर रखेंगे डब्ल्यू बाई एम को 1 मोल का रखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, और मोलों की संख्या ये डब्ल्यू बाई एम इकाई है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ से यहाँ से है ना, ये आपका 1000 यहाँ रखेंगे वो कट जाएगा, और ये आपका डब्ल्यू बाई एम क्या है, 1 हमने मान लिया तो इकाई हुआ। तो क्या बचा, ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या बचा आपका के एफ। ठीक है, देखिए यहाँ भी आ गया। अब यहाँ
भी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, देखिए किसी डिफिनीशन, किसी आवासशील पदार्थ के एक मोल, किसी आवासशील पदार्थ के एक मोल को शुद्ध विलायक में घोलने पर विलायक क्या कह सकते हैं, विलयन, ठीक है। ये देखिए विलायक या विलयन के हिमांक में जो कमी, ठीक है, कमी हो रही, कमी होती ना, हिमांक में कमी उत्पन्न होती है, उसे उस विलयन का, उसे उस विलयन का क्या कहेंगे, ये कमी उत्पन्न होती है, कमी इसके क्या है, बराबर है, उसे उस विलयन का क्या कहते हैं, उसे किसके बराबर, उस विलयन का क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। यहाँ से डिफिनीशन यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। किसी पदार्थ, किसी आवासशील पदार्थ के एक मोल को शुद्ध विलायक में घोलने पर विलायक या विलयन के हिमांक में जो कमी उत्पन्न होती है, उसे उस विलायक, उस विलयन या विलायक का क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी डिफिनीशन हो गया। ये बच्चों अब यहाँ पर, यहाँ देखिए इकाई क्या होती है, यहाँ पर KF की इकाई क्या होती है, तो KF की इकाई, KF की इकाई अगर यहाँ से आप लेंगे, देखिए अगर यहाँ से आप यूनिट लेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, यहाँ से अगर इकाई लेंगे इसकी यूनिट ऑफ KF, तो क्या होगा, यहाँ से डिग्री सेल्सियस पर मोलर या जो है केल्विन पर मोलर, ठीक है, ये होगी यहाँ। और अगर यहाँ से आप लेना चाहते हैं मोलों की संख्या से, यहाँ से आइए देखिए, यहाँ से अगर इसकी हम यूनिट लेना चाहते हैं तो यहाँ मोलों की संख्या है, मोल हो जाएगा, यहाँ किलोग्राम हो जाएगा, और ये आपका, और ये KF यहाँ आपका ये डिग्री सेल्सियस इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिट निकले तो यहाँ से यूनिट ऑफ KF अगर यहाँ से निकालें तो क्या होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक, ये इसकी यूनिट होगी। यहाँ आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, यहाँ आप केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट होगी। तो जो वहाँ यूनिट है, जो वहाँ पर केबी की यूनिट है, वही क्या होती है, KF की भी यूनिट होती है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब एक चीज और यहाँ हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब एक चीज और बच्चों यहाँ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्या है, मोलर अवनमन या आणविक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं, K से, मान लीजिए दिखा लीजिए। तो बच्चों यहाँ K से इसको जब आप दिखा लेंगे तो यहाँ तो जो 1000 ग्राम विलायक है, यहाँ पर 100 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक के स्थान पर क्या लेते हैं, 100 ग्राम विलायक। तब आपका फार्मूला क्या जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू क्या जाएगा, 100 गुणे क्या हो जाएगा आपका KF इंटू W, और यहाँ आपका क्या जाएगा, यम गुणे कैपिटल W, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये, तो ये मोलर अवनमन या आणविक अवनमन स्थिरांक के लिए ये जो है फार्मूला है। सॉरी ये K आप यहाँ ले लीजिए, K हमने माना इसको, तो ये K यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से अब इसको आप डिफाइन करेंगे, K को आप यहाँ क्या करेंगे, अगर आप डिफाइन करेंगे इस K को, अगर आप डिफाइन यहाँ पर करना चाहेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, तब आपका हो जाएगा, फिर आप वही
फिर आप वही लेंगे N इक्वल टू W बाई F इक्वल टू 1 आप जो है मोल ले लेंगे, और कैपिटल W क्या ले लेंगे आप यहाँ 100 ग्राम की ले लेंगे। तो ये 100 आपका क्या है 100 ग्राम रखेंगे, कट जाएगा, ये W बाई 1 क्या होगा मोल हो गया। तो आपका ये क्या होगा डेल्टा F इक्वल टू क्या होगा K क्या हो गया यहाँ पर K क्या है यहाँ पर बच्चों मोलर अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन क्या आप लिखेंगे, यूनिट तो वही होगी, यहाँ भी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, यहाँ आप डिफिनीशन में डिफिनीशन आप लिख लेंगे, इसी को चेंज कर लेंगे। किसी आवासीय पदार्थ के 1 मोल को शुद्ध विलायक में घोलने पर विलायक या विलयन के हिमांक में जो कमी उत्पन्न होती है, सॉरी बच्चों यहाँ डिफिनीशन में थोड़ा सा यहाँ किसी आवासशील पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम यहाँ आप लिखिएगा, पहले वाले में आप 1000 ग्राम बना लीजिएगा। पहले वो वाला डिफिनीशन आप वहाँ से मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए डिफिनीशन आप चेंज करिए, हाँ भूल गया था सॉरी। किसी आवासशील पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक या विलयन के हिमांक में जो कमी उत्पन्न होती है उसे उस विलयन का मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब बच्चों चेंज कर लेंगे वहाँ, ठीक है। अब यहाँ आप क्या कर लीजिए, अब इसके लिए आप डिफरेंस करिए, किसी आवासशील पदार्थ के 1 मोल को कितने में आप करेंगे यहाँ मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन के हिमांक में जो कमी उत्पन्न होती है उसे उस विलयन का क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ आप क्या कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ आप चेंज कर लेंगे, तो बच्चों वहाँ 100 ग्राम 1000 ग्राम आप लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 100 ग्राम लिख लेंगे। तो ये आपका ये क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये आपका पूरी तरीके से जो है हिमांक का अवनमन जो है कंप्लीट हुआ। बच्चों इस पर ग्राफ हमने नहीं बताया, ग्राफ अब हम आपको बता दें, एक इस पर ग्राफ भी है, ग्राफ हमें पहले ही बताना था तो भूल गए हैं, तो ग्राफ आपको समझना है, आप ग्राफ यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इधर आपका टेम्परेचर है, ठीक, और इधर क्या आपका वेपर प्रेशर है, हिमांक अवनमन। ये बच्चों तो ये देखिए ये आपका प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट यानी कि शुद्ध विलायक, और ये जो है सॉलिड सॉल्वेंट का यानी कि ठोस विलायक, और एक किसका है सॉल्यूशन का। बच्चों अगर आप पहले बताना था भूल गए, चलिए आप समझ लीजिए, आप थ्योरी अगर आप समझ गए तो यहाँ भी से ग्राफ आप समझ सकते हैं। तो ये आपका है, ये मान लीजिए कि आपका ए है, ये क्या आपका बी है, और ए वाला क्या ग्राफ आपका सी है। बच्चों देखिए जब हम किसी शुद्ध विलायक को क्या करते हैं, यहाँ पर किसी शुद्ध विलायक, देखिए शुद्ध विलायक और इसके वाष्प दाब के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे उसको हम कहेंगे वक्र बी कहेंगे। इसी तरीके शुद्ध ठोस विलायक और उसके वाष्प दाब के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे उसको हम वक्र क्या कहेंगे सी कहेंगे। इसी तरीके से विलयन शुद्ध जो विलयन है, विलयन के वाष्प दाब और ताप के मध्य जो आप ग्राफ खींचेंगे वो क्या कहलाएगा आपका वक्र ए कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है, ये वक्र इसका हो गया। क्योंकि बच्चों यहाँ ठोस अवस्था में कन्वर्ट करना है, जब देखिए बच्चों जब किसी ठोस को, जब किसी शुद्ध विलायक का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या किया जाता है गिराया जाता है, यहाँ किसी शुद्ध विलायक का टेम्परेचर धीरे धीरे आप गिराएं तो ताप की एक ऐसी स्थिति यहाँ पर देखिए क्या आती है, ये टी आती है, ठीक है। और इस टी ताप पर क्या होता है बच्चों, इस टी ताप पर क्या होता है बच्चों, ये आपका जो शुद्ध विलायक होता है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठोस अवस्था में तो उसकी ठोस अवस्था उसकी द्रव अवस्था के मध्य क्या हो जाती है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर अगर विलयन का ताप धीरे धीरे आप यहाँ पर गिराते जाएं, विलयन का ताप धीरे धीरे आप यहाँ पर क्या करते जाएं
गिराते जाएं तो ताप की एक ऐसी स्थिति, देखिए यहाँ पर कटा है, यहाँ पर ताप की एक ऐसी स्थिति क्या आ जाती है, TS आ जाती है। क्या आ जाती है, TS आ जाती है विलयन का। तो बच्चों देखिए विलयन का हिमांक क्या हो रहा है, देखिए और भी शुद्ध विलायक से क्या हो गया, गिर गया है। तो इसी के अंतर को हम क्या कहते हैं, T माइनस TS के अंतर को क्या कहते हैं, डेल्टा TF कहते हैं। तो बच्चों आपको ग्राफ समझ में आ गया, यानी कि ये मैं डेल्टा TF का ग्राफ आपको बता, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, T माइनस क्या होता है, TS। ठीक है, ये अंतर यही है आपका। तो इसका देखिए आपका बच्चों हिमांक क्या शुद्ध विलायक का आपका ज्यादा है, और जो विलयन का आपका हिमांक है, जब आप उसमें कोई आवासशील विलय पदार्थ बोले तो उसका हिमांक क्या होता है, और भी क्या होता है, घट जाता है। तो किसी द्रव का जो हिमांक अवनमन होता है, ये हिमांक अवनमन ही तो है। हिमांक अवनमन जो होता है वो जो है उसकी शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प शुद्ध विलायक के वाष्प पदार्थ के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा TF जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो वाष्प पदार्थ का अवनमन होता है, डेल्टा T वाष्प पदार्थ का अवनमन होता है, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बच्चों ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों जब किसी द्रव का हिमांक शुद्ध द्रव का हिमांक क्या ताप धीरे धीरे गिराते हैं, ताप की एक ऐसी स्थिति आती है तो वो क्या हो जाता है, द्रव एक सॉलिड अवस्था में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल्वेंट। और ठोस और द्रव के बीच क्या होता है, साम्य अवस्था स्थापित आती है, और इसका किस ताप पर, एक T ताप पर यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ये। और इसी तरीके से जब विलयन का ताप धीरे धीरे गिराते जाते हैं तो TS एक ताप की अवस्था आती है, जो कि शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या, इसका हिमांक और भी घट जाता है। इसी के अंतर को कहते हैं हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, हिमांक का अवनमन जो होता है ये क्या होता है आपका, जो विलायक का वाष्प दाब का अवनमन है उसके क्या होता है, ये आपका यहाँ समानुपाती होता है। तो यहाँ जो वाष्प दाब आपका होगा इसी के वाष्प पदार्थ के अवनमन के समानुपाती। इसी तरीके से डेल्टा TB भी आपका क्या होता है, समानुपाती होता है डेल्टा T के। ठीक है, ये भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये ग्राफ बच्चे छोटा सा ग्राफ आप बना लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी बच्चों क्या होता है, अब देखिए जो आपका मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक का 10 गुना होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका KB यहाँ पर होता है ये क्या होता है, सॉरी KF जो होता है ये आपका 10 गुना होता है, मोलर अवनमन स्थिरांक का 10 गुना होता है। जैसे जल के लिए जो KB का मोलर अवनमन स्थिरांक है वो कितना होता है, 18.6। ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और वही क्या होता है, मोलर अवनमन जो स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखिए 10 गुना का अंतर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ये वाला आपका हिमांक अवनमन जो है समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बच्चों एक फार्मूला हम और देखते हैं, कभी कभी काम में आता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। क्वथनांक उन्नयन से भी संबंधित है और हिमांक अवनमन से भी संबंधित है। ये फार्मूला आपको केवल याद कर लेना है, इस पर से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी फार्मूला आप जो इसको याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर KF इक्वल टू यम RTF स्क्वायर बाई यहाँ 1000 गुणे डेल्टा H या, ठीक, यहाँ पर डेल्टा H या। और इसी तरीके से वहाँ KB के लिए यहाँ पर आपका होगा यम RT
बी स्क्वायर बटे 1000 गुणे यहाँ डेल्टा एच वी। ठीक है, तो ये गलन वाला है और ये क्या है, वाष्पन वाला है। ठीक है, वेपर्स वाला और ये फ्यूजन वाला, गलन वाला। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए बच्चों, ये फार्मूला यहाँ आपका यम क्या है, विलायक का मूलक द्रव्यमान यानी कि अणुभार। ठीक है, आर क्या है, गैस स्थिरांक। ठीक है, जिसमें वैल्यू आपकी दी हो। ठीक है, यहाँ अगर कैलोरी में लिखेंगे 1.9। ठीक है, कैलोरी पर केल्विन पर, ठीक, और अगर आपका जूल में है तो 8.321 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और अगर आपका एटीएम में दिया हो तो 0.082 पर क्या होता है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक, जिसमें आपका दिया हो। ठीक है, ये वैल्यू आर का मान। और यहाँ टीवी क्या है, टीवी क्या है, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, और टीएफ क्या है, विलायक का दिमाग। ठीक, और अब क्या बच रहा है इसमें आपका, हाँ, डेल्टा एच एफ क्या है, गलन की एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्मा परिवर्तन कह सकते हैं। डेल्टा एच वी क्या है, वाष्पन की एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तन। ठीक है बच्चों, ये जो है फार्मूला, इसको भी आप जो है याद करते होंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दोनों भी फार्मूला आप याद कर लेंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें आत्मविश्वास शक्ति मिलेगा और हम आपके लिए अच्छा वीडियो जो है बनाएंगे। तो बच्चों कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ये हमें पता चले कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ उनको अच्छा लग रहा है। बच्चों हम आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैटर पढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जो है जुड़े रहते हैं, पीके केमिस्ट्री क्लासेस चैनल से जुड़े रहते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। और जो भी बच्चे अभी तक यहाँ से पढ़कर गए हैं उन्होंने जो है बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं। केमिस्ट्री में 90 से ऊपर मार्क लाना बहुत कठिन होता है, लेकिन बच्चों अगर यहाँ से आप पढ़ते हैं, यहाँ से तैयारी करते हैं, तो आपको जो है निश्चित तौर पर जो है आपको 90+ जो है अंक जो है प्राप्त होंगे और आपको बहुत जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से। और आपके किसी भी परीक्षा में अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरा विश्वास है आप जो है उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से हल कर लेंगे और आप उस कंपटीशन को जो है बीट कर लेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ केवल बोर्ड परीक्षा से संबंधित ही जानकारियाँ नहीं पढ़ाता हूँ जो आपके यूपी बोर्ड में हो, मैं और भी चीज़ें यहाँ देखिए ज़्यादा आपको मैटर्स बताता हूँ, ताकि वो आपको जो है आगे किसी भी कंपटीशन के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों बस इसी आत्मविश्वास के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।